इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति बहुत ही सेफ ड्राइविंग करता है, ट्रैफिक के सारे नियम मानता है, हाँ बिल्कुल। और वहीं दूसरा व्यक्ति हर दूसरे महीने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करता है। लेकिन जब कार इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने की बारी आती है ना, तो कंपनी दोनों से बिल्कुल एक समान पैसा वसूलती है। जो कि काफी अनफेयर लगता है सुनने में। एग्जैक्टली बहुत अजीब और अनुचित लगता है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि हमारा भारतीय बैंकिंग सिस्टम 1962 से, मतलब पिछले 6 दशकों से डिपॉजिट्स के मामले में बिल्कुल यही कर रहा था। और मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे बदलना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। राइट। और यही वजह है कि आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ नियमों के बदलने की खबर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन बदलावों के पीछे की इकोनॉमिक्स को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो सोर्स मटेरियल है आज, आरबीआई नाउ फरवरी 2026, उसमें बहुत कुछ है एनालाइज करने के लिए। हाँ, और रिजर्व बैंक परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो फेज 1 का प्रीलिम्स हो या फेज 2 का ईएसआई और फाइनेंस, सिर्फ डेटा रटने से अब काम नहीं चलने वाला। तो एकदम सही कह रही हैं आप। हमें मैक्रो इकोनॉमी से लेकर माइक्रो पॉलिसीज तक हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे समझना होगा। तो चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के कंट्रोल रूम से, यानी रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या जिसे हम एमपीसी कहते हैं। राइट। इकोनॉमी की दिशा समझने के लिए ये सबसे सही जगह है। FY 26 की जो 59 और 6th द्विमासिक यानी बाय मंथली MPC बैठक हुई है ना, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने की, वहां से कुछ बहुत ही दिलचस्प संकेत मिले हैं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है पॉलिसी रेपो रेट। लंबे समय तक दरों को स्थिर रखने के बाद अब फाइनली 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। मतलब नया रेपो रेट अब 5.25% हो गया है। एग्जैक्टली। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने ये कदम अभी क्यों उठाया? इतने महीनों से तो सब स्टेबल था। इसके पीछे का मैकेनिज्म सीधे इन्फ्लेशन से जुड़ा है, यानी महंगाई दर से। अगर हम डेटा देखें तो आरबीआई ने FY 26 के लिए अपना CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रोजेक्शन घटाकर 2.1% कर दिया है। ओहो, 2.1%? जी। ये तो आरबीआई के 4% के लक्ष्य से काफी नीचे आ गया। बिल्कुल। और जब अनुमान इतना नीचे आ गया, तब जाकर एमपीसी के सभी सदस्यों ने बिना किसी विरोध के, मतलब यूनानिमस वोट से, हाँ, यूनानिमस वोट से दरें कम करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी कंफ्यूज कर रही है। बताइए। दरों में कटौती तो कर दी गई, लेकिन पॉलिसी का जो रुख है यानी स्टैंस, उसे अभी भी न्यूट्रल रखा गया है। अगर महंगाई इतनी ही कम है तो आरबीआई ने अपना रुख अकोमोडेटिव क्यों नहीं कर लिया? ये फेज 2 के लिए एक बहुत ही शानदार एनालिटिकल सवाल है। देखिए, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि आरबीआई कुछ नहीं करेगा। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका सीधा मतलब है कि वो किसी एक दिशा में बंधना नहीं चाहते। मान लीजिए कल को ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आ गई या क्रूड ऑयल के दाम अचानक बढ़ गए, तब तो इन्फ्लेशन फिर से शूट अप कर जाएगा। एग्जैक्टली। न्यूट्रल रुख आरबीआई को ये आज़ादी देता है कि वो आने वाले डेटा के आधार पर फैसले ले सकें। अगर जरूरत पड़ी तो दरें और घटा दें, और अगर महंगाई बढ़ी तो वापस बढ़ा भी सकें। मेक सेंस। मतलब ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन अप्रोच है। अब एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं। हाँ, प्रीलिम्स में पॉलिसी रेट्स पर सीधे एमसीक्यूज आते हैं। राइट। और कई बार कैंडिडेट्स LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर के सारे नंबर्स रटने की कोशिश करते हैं और एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ बेस रेपो रेट याद है जो कि 5.25% है, तो बाकी रेट्स का लॉजिक खुद ब खुद समझ आ जाता है। रुकिए, क्या ये सिर्फ एक फॉर्मूला है कि बेस नंबर में कुछ प्लस माइनस करना है, या इसके पीछे कोई सॉलिड इकोनॉमिक लॉजिक भी काम करता है? जैसे SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट हमेशा रेपो रेट से कम क्यों होता है? इसके पीछे प्योर इकोनॉमिक्स काम करती है। देखिए, SDF वो रेट है जिस पर बैंक्स अपना अतिरिक्त पैसा बिना किसी कोलैटरल के आरबीआई के पास रखते हैं। राइट। अभी SDF 5.00% है, यानी रेपो से 25 बेसिस पॉइंट्स कम। इसका लॉजिक ये है कि आरबीआई नहीं चाहता कि बैंक अपना सारा पैसा उसी के पास पार्क करके आराम से ब्याज कमाते रहें। अच्छा,
मतलब अगर आरबीआई रेपो रेट के बराबर या उससे ज्यादा ब्याज देने लगेगा तो बैंक आम जनता को लोन क्यों ही देंगे? बिल्कुल। वो रिस्क क्यों लेंगे? वो सारा पैसा आरबीआई को दे देंगे। इसलिए ये जो पार्किंग रेट है, इसे हमेशा कम रखा जाता है ताकि बैंकों पर पैसा मार्केट में यानी बिजनेसेस को घुमाने का दबाव रहे। अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसाइट है। और मैं देख रही हूँ कि इसी तरह एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होते हैं। हाँ, वर्तमान में ये दोनों 5.50% हैं। क्योंकि ये वो पैसा है जो बैंक इमरजेंसी में आरबीआई से मांगते हैं, तो जाहिर है पेनल्टी के तौर पर ब्याज दर ज्यादा ही होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीआरआर 3.00% और एसएलआर 18.00% को भी कैंडिडेट्स को ध्यान में रखना चाहिए। इस नंबर को तो बिल्कुल याद रखिए, ये प्रीलिम्स में सीधा आ सकता है। लेकिन इस पूरी पॉलिसी चर्चा में मुझे एक चीज मिसिंग लगी। क्या? पॉलिसी में FY27 के Q1 का रियल जीडीपी ग्रोथ 6.9% और Q2 का 7.0% बताया गया है, लेकिन पूरे FY27 का फुल ईयर प्रोजेक्शन क्यों नहीं दिया गया? मैं बताता हूँ। और ये फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए एक बहुत ही जरूरी पहलू है। दरअसल सरकार नई जीडीपी सीरीज के आंकड़े रिलीज करने वाली है। अच्छा, बेस ईयर चेंज हो रहा है। बिल्कुल। हर कुछ सालों में अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर बदलता है, नए सेक्टर जुड़ते हैं, इसलिए बेस ईयर अपडेट करना पड़ता है। आरबीआई उसी नई सीरीज के आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। तो अप्रैल की पॉलिसी में ये फाइनल डेटा आएगा। हाँ, ताकि एक सटीक और साइंटिफिक अनुमान दिया जा सके। पुराने बेस ईयर पर भविष्यवाणियां करना इकोनॉमी को गलत दिशा में ले जा सकता है। राइट। तो जब आरबीआई रेपो रेट घटाकर और महंगाई को 2.1% पर रोककर मैक्रो लेवल पर रास्ता साफ कर देता है, तो उसका सीधा असर ग्रोथ को पुश करने पर पड़ता है। और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन कौन है? हमारे एमएसएमईज और एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्जैक्टली। तो चलिए अब माइक्रो लेवल पर इसके असर को देखते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिजर्व बैंक ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई के लिए बिना गारंटी वाले लोन, जिसे हम कोलैटरल फ्री लोन कहते हैं, हाँ, उसकी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। नतीजा ये होगा कि छोटे व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल जुटाने में बहुत आसानी होगी। लेकिन यहाँ एग्जाम सेट करने वालों के लिए एक क्लासिक ट्रैप मौजूद है। ट्रैप? वो कैसा ट्रैप? अगर परीक्षा में सवाल आता है कि ये नई 20 लाख की सीमा कब से लागू होगी, तो कैंडिडेट्स अक्सर करंट अफेयर्स पढ़कर सोचते हैं कि ये अभी इसी महीने से लागू हो गई है। हाँ, जनरली ऐसा ही लगता है। लेकिन आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद सैंक्शन या रिन्यू होने वाले लोन्स पर ही लागू होगा। इस तारीख को मार्क करना बहुत जरूरी है। बाप रे, ये सच में एक बारीक ट्रैप है। 1 अप्रैल 2026, इसे एस्पिरेंट्स को रट लेना चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी को लेकर जो कायाकल्प किया गया है, वो भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, केसीसी स्कीम की अवधि बढ़ाकर 6 साल कर दी गई है। लेकिन जो चीज मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो है इसके इस्तेमाल का नया दायरा। जी, पहले केसीसी मुख्य रूप से सिर्फ बीज, खाद या छोटे-मोटे खर्चों के लिए होता था, लेकिन अब इसमें प्रिसिजन फार्मिंग और ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों का खर्च भी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब आरबीआई समझ रहा है कि भारतीय कृषि अब सिर्फ मौसम के भरोसे नहीं चल सकती। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए खेतों में टेक लानी होगी। और टेक के लिए कैपिटल चाहिए। ये आरबीआई का फेवरेट एरिया है, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, ये रूरल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आप इसे इस तरह से भी देखिए कि जब बैंक ड्रोन और एग्रीटेक के लिए लोन देंगे, तो रूरल एरिया में एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार होगा। बहुत सही पॉइंट है। खैर, अब वापस आते हैं उस कार इंश्योरेंस वाले उदाहरण पर, जिससे हमने इस डीप डाइव की शुरुआत की थी। हाँ, डीआईसीजीसी वाला बदलाव। राइट। ये कॉन्सेप्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस में होने वाले ऐतिहासिक बदलाव से जुड़ा है। ये बदलाव डीआईजीसीजी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के नियमों में हुआ है। 1962 से एक फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम चल रहा था। मतलब एक बहुत ही सुरक्षित बैंक और एक बहुत ही रिस्की कोऑपरेटिव बैंक, दोनों को प्रति 100 रुपए के डिपॉजिट पर एक समान प्रीमियम देना पड़ता था। एग्जैक्टली। ये अच्छे मैनेजमेंट वाले बैंकों के साथ एक तरह का अन्याय था। तो अब इस रिस्क बेस्ड प्रीमियम या आरबीपी मॉडल में रिस्क को नापा कैसे जाएगा? मतलब क्या इसके लिए सिर्फ बैंकों के एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखे जाएंगे? एनपीए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन सिर्फ वही नहीं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एसेट क्वालिटी और लिक्विडिटी जैसे कई पैरामीटर्स के आधार पर
बैंकों को 4 कैटेगरीज में बांटा जाएगा, ए, बी, सी और डी। ओके। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़े तो कैटेगरी ए में वो बैंक होंगे जिनका रिस्क सबसे कम है। उन्हें 100 रुपए के डिपॉजिट पर सिर्फ 8 से 12 पैसे प्रीमियम देना होगा। और मैंने सोर्स में पढ़ा है कि जो बैंक फाइनेंशियली बहुत मजबूत है उन्हें इस प्रीमियम में 33.3% तक का भारी डिस्काउंट भी मिलेगा। बिल्कुल, और ये भी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने जा रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अब हर बैंक कैटेगरी ए में आने की होड़ करेगा। इससे पूरे बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ में सुधार आएगा, क्योंकि अब सुरक्षित होने का सीधा फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है। मेक सेंस। नियमों और सुधारों के इस विस्तृत मैकेनिज्म को समझने के बाद अब उन संस्थानों की बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, यानी बैंकिंग नियुक्तियां और कॉर्पोरेट अधिग्रहण। राइट। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये हमेशा से एक बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन रहा है। चलिए इसका एक तेज रिवीजन या स्पीड राउंड करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से शुरू करते हैं, जहां संजय अग्रवाल जी को एमडी और सीईओ के पद पर 3 साल के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है। देखिए, यहां सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं है, संस्था का एवोल्यूशन समझना भी जरूरी है। ये स्टैटिक और करंट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो कैसे? 1996 में एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी के तौर पर शुरुआत करने वाला ये संस्थान 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक बना और अब 2025 में इसे आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक बनने की सैद्धांतिक मंजूरी, जैसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल कहते हैं, वो मिल गई है। ऐसा करने वाला ये पहला एसएफबी है। ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो आज से ही तुरंत यूनिवर्सल बैंक की तरह काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैद्धांतिक मंजूरी का मतलब है कि आरबीआई ने उनकी एप्लीकेशन पास कर दी है, लेकिन उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। ओके। जब वो शर्तें पूरी हो जाएंगी तब उन्हें फाइनल लाइसेंस मिलेगा। ये ऐसा ही है जैसे किसी छात्र ने स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया हो, लेकिन एडमिशन के लिए अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी हो। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये याद रखने के लिए। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ आर विजय आनंद बने हैं। हाँ, और एस्पिरेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1904 में स्थापित इस बैंक का मुख्यालय तमिलनाडु के कुंभकोणम में है। राइट। येस बैंक में विनय मुरलीधर टोनसे को एमडी एंड सीईओ के रूप में मंजूरी मिली है। और एक बहुत बड़ा नाम, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड में शामिल हुए हैं। बिल्कुल। इन नियुक्तियों के साथ साथ बाजार की दिशा अधिग्रहणों यानी एक्विजिशन से भी तय होती है। अगर हम हाल के डेवलपमेंट्स देखें, हाँ, मैंने देखा कि ब्लैकस्टोन ने फेडरल बैंक में 9.99% हिस्सेदारी ली है। राइट। और बेन कैपिटल ने मनापुरम फाइनेंस में 41.66% की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को बंधन और एचडीएफसी सहित 6 भारतीय बैंकों में 9.95% तक हिस्सेदारी लेने की मंजूरी मिली है। यहाँ मुझे एक बड़ा सवाल दिख रहा है, अचानक से ये ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी या पी फर्म्स भारतीय बैंकों और एनबीएफसीज में इतना पैसा क्यों डाल रही हैं? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इसके पीछे का मैकेनिज्म है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब भारत में लोग अब अपना पैसा सिर्फ रियल एस्टेट या सोने में नहीं लगा रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में आ रहे हैं। विदेशी निवेशकों को भारत की इस क्रेडिट ग्रोथ में एक बहुत बड़ा अवसर दिख रहा है। मेक सेंस। और जब कोई पी फर्म किसी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी लेती है तो वो सिर्फ पैसा नहीं डालती, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी साथ लाती है। बहुत सही। लेकिन इन सब डिजिटल ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ग्रोथ और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की बुनियाद किस पर टिकी है? डेटा पर। बिना डेटा के तो कुछ भी नहीं है आज। राइट। आज के इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ सर्वर पे है, तो मैं सोच रही थी कि एक डर हमेशा बना रहता होगा ना कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा या साइबर हमले में रिजर्व बैंक का क्रिटिकल डेटा खतरे में पड़ गया तो क्या होगा? इसी खतरे को हम क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या सीएनआई कहते हैं। अगर आरबीआई का सिस्टम डाउन हुआ तो समझिए पूरा देश रुक जाएगा। तो इसका कोई बैकअप प्लान? बिल्कुल है। इसी वल्नरेबिलिटी को खत्म करने के लिए आरबीआई ने ओडिशा के खोड़धा में, जो वैली 2 कहलाता है, वहां एक हाईली सिक्योर डेटा सेंटर स्थापित किया है। तो चूंकि हमारा प्राइमरी डेटा सेंटर नवी मुंबई में है, तो इसका मतलब अगर पश्चिम भारत में कोई दिक्कत आती है तो पूर्वी भारत का ये खोड़दा सेंटर डिजास्टर रिकवरी का काम करेगा? एग्जैक्टली।
ये सिस्मिक जोन यानी भूकंपीय क्षेत्र और भौगोलिक दूरी को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि दोनों सेंटर एक साथ कभी प्रभावित ना हो। इसके अलावा 2025 में मुंबई और हैदराबाद में एक पायलट क्लाउड फैसिलिटी भी लॉन्च करने का प्लान है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब आते हैं परीक्षा के उस सवाल पर जहां गलती होने के चांसेस एग्जाम ट्रैप में फंसने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आता है कि ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स यानी ERPs के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए किस अथॉरिटी ने वर्किंग ग्रुप बनाया है। तो क्या जवाब देंगे आप? जनरली लोग बिना सोचे RBI या फाइनेंस मिनिस्ट्री टिक कर देते हैं क्योंकि बात रेगुलेशन की हो रही है। और यही नंबर कट जाते हैं। इसका सही जवाब ACB है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? ESG रेटिंग्स यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस का CBI से क्या सीधा कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन कैपिटल मार्केट्स का है। आजकल जो निवेश होता है, खासकर ग्रीन बॉन्ड्स या सस्टेनेबल फंड्स में, वो ESG रेटिंग्स देखकर होता है। अच्छा, अगर कोई कंपनी अपनी पर्यावरण नीतियों को बड़ा चढ़ाकर बताती है, जिसे हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, तो इससे शेयर बाजार में निवेशकों का पैसा डूब सकता है। ओहो, अब समझी। शेयर बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सेबी का काम है, इसलिए ERPs को रेगुलेशन भी उसी के दायरे में आता है। ये लॉजिक समझ लेने के बाद शायद ही कोई एस्पिरेंट इसे एग्जाम में गलत करेगा। इसी बीच डिजिटल पेमेंट्स के मोर्चे पर भी कुछ हुआ है। NPCI ने UPI वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस का विस्तार किया है। ये ऐलान इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में हुआ। हाँ, और यहाँ NPCI का स्टैटिक पार्ट याद रखना जरूरी है। इसकी स्थापना 2008 में PSS एक्ट 2007 यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत हुई थी। ये भारतीय डिजिटल पेमेंट की रीढ़ है। और इसके MD एंड CEO दिलीप असबे हैं। बिल्कुल। और डिजिटल पेमेंट्स के इसी विजन को टियर 2 और टियर 3 शहरों तक ले जाने के लिए DFS यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू वाले भीम UPI ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए 4 साल में 8,276 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि DFS क्यों? ये काम तो सीधे बैंक या NPCI खुद कर सकते हैं ना? क्योंकि बैंक मर्चेंट डिस्काउंट रेट या MDR 0 होने की वजह से छोटे ट्रांजैक्शंस पर भारी नुकसान सहते हैं। उस नुकसान की भरपाई सरकार को करनी पड़ती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके। ओके, तो ये इंसेंटिवाइजेशन है। हाँ, DFS के सचिव M नागराजू हैं और यही विभाग जनधन योजना जैसी वित्तीय समावेशन की योजनाओं को एडमिनिस्टर करता है। मेक सेंस। अब इस डीप डाइव के आखिरी लेकिन फेज 2 ESI के नजरिए से सबसे भारी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट पर आते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। ये बहुत क्रिटिकल डेटा है। RBI की रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 में राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़कर 3.6% हो गया है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इकोनॉमी के लिए। पिछले 3 सालों से ये 3% की सुरक्षित सीमा के नीचे बना हुआ था। तो 3% से 3.6% का ये जंप कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। तो ये घाटा बढ़ा क्यों? क्या राज्यों की कमाई कम हो गई है या उनके खर्चे बढ़ गए हैं? और इसका आम इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? बेसिकली खर्चे बढ़े हैं। कई राज्य भारी भरकम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और कुछ राज्य लोक लुभावन योजनाओं पर यानी वेलफेयर स्कीम्स पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इससे नुकसान क्या है? जब राज्य सरकारें बाजार से ज्यादा कर्ज लेती हैं अपना घाटा पाटने के लिए, तो बाजार में प्राइवेट कंपनियों के कर्ज लेने के लिए पैसा कम बचता है। इससे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। अच्छा, इसे इकोनॉमिक्स में क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। ओ, इसका मतलब एक तरफ तो RBI रेपो रेट घटाकर लोन सस्ता करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ राज्यों का बढ़ा हुआ घाटा उसी लोन को प्राइवेट सेक्टर के लिए महंगा कर सकता है। एग्जैक्टली। और यही वो एनालिटिकल इंसाइट है जो एस्पिरेंट्स के डिस्क्रिप्टिव आंसर को बाकियों से अलग बनाएगी। वाकई ये एक शानदार एनालिसिस है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने जो कुछ भी डिकोड किया है, चलिए उसका एक क्विक 30 सेकंड का मेगा रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, बुलेट पॉइंट्स में। महंगाई दर 2.1% पर आने के कारण रेपो रेट घटकर 5.25% हो गया। SDF 5.00% है क्योंकि RBI बैंकों को पैसा पार्क करने पर डिस्काउंटेड रेट देता है। राइट। MSME के लिए 20 लाख के लोन और रिस्क बेस्ड डिपॉजिट प्रीमियम दोनों 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। संजय अग्रवाल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में वापस नियुक्त हुए हैं। और सेबी वाला पॉइंट, हाँ, शेयर बाजार में ग्रीन वॉशिंग रोकने के लिए सेबी ने ESG रेटिंग्स के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया है, ना कि RBI ने। परफेक्ट।
साइबर खतरों से बचने के लिए आरबीआई का नया डेटा सेंटर उड़ीसा के खोरधा में बना है और अंत में राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़कर 3.6% पर पहुंच गया है, जो क्राउडिंग आउट का खतरा पैदा कर रहा है। इन सारे तथ्यों के बीच एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? अगर हम गौर करें तो आरबीआई ने हाल ही में टाइप 1 एनबीएफसीज को रेगुलेशन से छूट दे दी है। ये वो हैं जो पब्लिक से फंड नहीं लेते हैं और जिनका कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है। राइट। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के लिए वीआरआर यानी वॉलंटरी रिटेंशन रूट पर से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कैप भी हटा दिया गया है। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि रिजर्व बैंक अब सिर्फ डंडा चलाने वाला रेगुलेटर नहीं रहना चाहता? आप इसे इस तरह से सोचिए, क्या आरबीआई अब सिर्फ एक सख्त सुपरवाइजर की भूमिका से आगे बढ़कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ग्रोथ इनेबलर बन रहा है? ग्रोथ इनेबलर? हाँ, जहां रिस्क कम है वहां नियमों को आसान बनाया जा रहा है ताकि बिजनेस बढ़ सके, और जहां रिस्क है जैसे डिपॉजिट्स में, वहां रिस्क बेस्ड प्रीमियम लाया जा रहा है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। मतलब नियम सिर्फ रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में सुरक्षित तरीके से दौड़ने का रास्ता साफ करने के लिए भी होते हैं। बिल्कुल। और एस्पिरेंट्स को इस ग्रोथ इनेबलर वाली सूच को अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में जरूर शामिल करना चाहिए। एकदम सही। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इन सारे मैकेनिज्म्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रोसेस होने दीजिए। रटने की बजाय अर्थशास्त्र के इस क्यों और कैसे को समझने की आदत बनाइए। तैयारी खुद ब खुद आसान हो जाएगी।